नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय मान्यता और आज हम राज्यों की मान्यता के संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मान्यता शब्द की परिभाषा एवं अर्थ को जानते हैं। मान्यता ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात राज्य एक दूसरे की नकारात्मक सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हैं। अगर एक राज्य किसी अन्य राज्य को मान्यता देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस अमुक क्षेत्र में उस राज्य की संप्रभुता ही सर्वोच्च है। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार किसी नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले राज्य यह घोषित करते हैं कि उनके मत में नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय विधि में निर्दिष्ट राष्ट्रत्व के तत्व को प्राप्त कर लिए हैं। राष्ट्रत्व के तत्व मतलब राज्यत्व के तत्व, अर्थात किसी इकाई में कुछ निश्चित क्वालिफिकेशन हो, कुछ निश्चित आवश्यक तत्व अगर उसमें हो तो वो राज्य की कैटेगरी में आएगी। वो तत्व ओपेनहाइम के अनुसार इस प्रकार है: स्थायी जनसमूह, सुनिश्चित क्षेत्र, सुनिश्चित सरकार, अन्य राज्यों के साथ संपर्क करने की क्षमता। अगर किसी इकाई में ये चारों गुण मौजूद है तो वो इकाई राज्य कहलाएगी और मान्यता के लिए भी ये चारों तत्वों का होना आवश्यक है। अगर कहीं पर स्थायी जनसमूह है, किसी क्षेत्र में निवास कर रहा है और उसके पास अपनी कोई सरकार नहीं है या अन्य राज्यों के साथ संपर्क करने की कोई क्षमता नहीं है तो उस क्षेत्र को या वो इकाई राज्य नहीं कहलाएगी और न ही उसको मान्यता मिलेगी। केल्सन के अनुसार किसी समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत मान्यता तभी प्राप्त हो सकती है जब उसमें चार आवश्यक तत्व उपस्थित हों: राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय, उसका किसी निश्चित भूभाग पर नियंत्रण हो, नियंत्रण प्रभावशाली हो एवं स्थायित्व की तरफ बढ़ रहा हो, समुदाय पूर्ण रूप से अन्य राज्यों से स्वतंत्र हो। ओपेनहाइम के अनुसार ही ये आवश्यक तत्व है: राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय अर्थात जनसंख्या, किसी निश्चित भूभाग पर नियंत्रण हो अर्थात सुनिश्चित क्षेत्र, नियंत्रण प्रभावशाली हो एवं स्थायित्व की तरफ बढ़ रहा हो अर्थात वहां पर एक जनता द्वारा चुनी हुई कोई सरकार हो, उस सरकार का कहीं पर कोई विरोध ना हो और समुदाय पूर्ण रूप से अन्य राज्यों से स्वतंत्र हो। जब कोई राज्य अन्य राज्यों से स्वतंत्र होगा तभी वो अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित कर पाएगा। फेनविक के अनुसार मान्यता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य औपचारिक रूप से स्वीकार करते हैं कि नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अधिकार तथा विशेषाधिकारों का अधिकारी है। अर्थात उस राज्य में राज्यत्व के संपूर्ण गुण विद्यमान है एवं वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अधिकार एवं विशेषाधिकार धारण करने का अधिकारी है, अर्थात वो अन्य राज्यों के साथ संपर्क कर सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ मान्यता प्रदान करना एक या एक से अधिक राज्यों के स्वतंत्र कार्य हैं जिनके द्वारा वह स्वीकार करते हैं कि किसी निश्चित भूमि पर राजनीतिक रूप से संगठित मनुष्य समुदाय एक स्वतंत्र राज्य है तथा वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के दायित्वों को पूरा करने के लिए समर्थ है। और इस प्रकार मान्यता प्रदान करने वाले राज्य अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि वे नए राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य समझते हैं। अर्थात अगर किसी इकाई के पास जो चार तत्व है अर्थात स्थायी जनसमूह है, निश्चित भूभाग, स्थायी सरकार एवं अन्य राज्यों के साथ संपर्क करने की क्षमता, और फिर भी उसको किसी अन्य राज्य ने मान्यता प्रदान नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसको राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है और वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य नहीं है। इसका उदाहरण के तौर पर हमें इजराइल को देखने को मिलता है। इजराइल 1948 में अस्तित्व में आया, फिर भी उसको अरब देश आज भी मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। फिर भी आज इजराइल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य है। इस तरह अगर हम देखें तो चीन को 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मान्यता प्रदान की, लेकिन उससे पहले भी वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बन चुका था। तो इस तरह हम देखते हैं कि मान्यता देना या न देना किसी राज्य की ये व्यक्तिगत इच्छा होती है, अर्थात राज्य देना या न देना ये एक राजनीतिक विषय है। तो इस तरह को जो मान्यता की विधि है वो हमेशा विवादों में ग्रस्त रही है, क्योंकि मान्यता देना ना देना राज्य की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है और
मान्यता देना एक राजनीतिक कार्य है। जेसप के अनुसार मान्यता किसी राज्य का कार्य है जिसके द्वारा वह यह स्वीकार करता है कि किसी राजनीतिक इकाई में राष्ट्रत्व की आवश्यक तत्व है। मान्यता के मत देखते हैं। मान्यता के दो मत है, निर्माणात्मक मत और उद्घोषणात्मक मत। जो निर्माणात्मक मत है उसके समर्थक है हॉलैंड, ओपेनहाइम, एंजिलोटी, हेगेल, न्यायमूर्ति लॉटरपेट। और उद्घोषणात्मक जो मत है उसके समर्थक है फिशर, हॉल, वेगनर, ब्राइले, पिटकोबेट। जो निर्माणात्मक मत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी राज्य का निर्माण तथ्य द्वारा नहीं बल्कि अन्य राज्यों द्वारा मान्यता के माध्यम से सृजित किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी राज्य का अस्तित्व में होना या न होना उसकी मान्यता के ऊपर निर्भर है। जबकि उद्घोषणात्मक मत के विचारक कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्य तब अस्तित्व में आता है जब वह राजत्व के सभी गुणों को अर्जित कर लेता है। मान्यता का कार्य केवल विद्यमान तत्वों की घोषणा करना है। वापस हम इजराइल का उदाहरण लेते हैं। इजराइल 1948 में आया था अस्तित्व में और उसके बाद भी कई देशों ने उसको मान्यता प्रदान नहीं की, लेकिन फिर भी वो एक राज्य के रूप में कार्य करता रहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में। तो मान्यता देने का मतलब है कि जो राज्य मान्यता दे रहा है वो केवल विद्यमान तत्व की आवश्यक घोषणा करता है और इसके माध्यम से वो द्विपक्षीय संधियां वगैरह उस राज्य के साथ कर सकता है और मान्यता प्रदान करने के बाद ही एक राज्य को दूसरे राज्य में अधिकार प्राप्त होते हैं। जो मान्यता के रूप है वो अभिव्यक्त मान्यता है और विवक्षित मान्यता है। अभिव्यक्त मान्यता जब विद्यमान राज्य कुछ औपचारिक घोषणा, सार्वजनिक घोषणा करके नए राज्य को मान्यता देते हैं तब मान्यता को अभिव्यक्त मान्यता कहा जाता है। इसका उदाहरण है 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तो भारत ने तुरंत उनको अभिव्यक्त मान्यता प्रदान कर दी। अभिव्यक्त मान्यता में राज्य के प्रधान की तरफ से अन्य राज्य को कुछ लिखित में संदेश जाते हैं या उन लिखित संदेशों को वो सार्वजनिक करते हैं कि हम अमुक राज्य को मान्यता प्रदान कर रहे हैं। जबकि विवक्षित मान्यता जब विद्यमान राज्य नए राज्य के मान्यता के संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं करते हैं बल्कि वे कुछ ऐसा कृत्य करते हैं जिनमें नए राज्य को मान्यता देने का आशय निर्दिष्ट होता है तो उसको विवक्षित मान्यता कहते हैं। मतलब इसमें वो घोषणा नहीं करते हैं बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से अन्य राज्यों के सामने ऐसा प्रदर्शित करते कि अमुक राज्य को हम मान्यता देना चाहते हैं। ये विवक्षित मान्यता होती है। ये एक पक्षीय कार्य द्वारा भी हो सकती है या सामूहिक बहुपक्षीय कार्य द्वारा भी हो सकती है। एक पक्षीय कार्यों में जैसे द्विपक्षीय संधियां करना, राजनयिक संबंध स्थापित करना, राज्य में औपचारिक समारोह में उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधियों को भेजना, वाणिज्यिक दूतावासों की स्थापना करना या अन्य ऐसे कार्य होते हैं जो उन दोनों राज्यों के मध्य होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पक्षीय कार्य द्वारा इस अमुक राज्य को मान्यता प्रदान करने की इच्छा रखते हैं। दूसरा कार्य हो गया सामूहिक कार्य। नए राज्यों को विद्यमान राज्य द्वारा सामूहिक रूप से भी मान्यता दी जाती है। यह तब होता है जब किसी राज्य को जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है उसको बहुपक्षीय सम्मेलनों में आमंत्रित करना या किसी नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य बनाना। तो ये विवक्षित मान्यता की रूप है। एक केस है कंडीशंस ऑफ मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशंस, 1948 का वाद है। इस वाद में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त करने का यह अर्थ नहीं है कि सभी सदस्य राष्ट्रों ने उसको मान्यता दे दी है। ऐसी दशा में सामूहिक मान्यता केवल उन सदस्यों राज्यों की मानी जाएगी जिन्होंने नए राज्य के पक्ष में वोट दिया है। तो जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि मान्यता देना या न देना ये राजनीतिक कार्य है, पूर्णतया राजनीतिक कार्य है ये। तो ये किसी राज्य की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। अब अगर किसी राज्य को किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उस संगठन में शामिल सभी देशों ने उसको मान्यता देती हो। मान्यता केवल उन्हीं देशों की मानी जाएगी, उन्हीं राज्यों की मानी जाएगी जिन्होंने उनके फेवर में वोट किया है। अब मान्यता के प्रकार, मान्यता के दो प्रकार है, विदितम मान्यता और तथ्यतम मान्यता। जो विदितम मान्यता होती है वो तथ्यतम मान्यता के पश्चात दी जाती है। यहाँ पर राज्य तथ्यतम मान्यता पहले दे सकता है, लेकिन अगर उन्होंने विदितम मान्यता दे दी उसके बाद में तथ्यतम मान्यता का कोई प्रभाव नहीं होगा। तथ्यतम मान्यता तब दी जाती है
जब किसी राज्य को ये लगता है कि अमुक राज्य में अभी स्थायित्व नहीं है, तो वो उसको एक अनौपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करता है। इसको हम प्रोविजनल मान्यता भी कह सकते हैं। तो तथ्यतः जो मान्यता होती है वो अस्थायी मान्यता होती है, इसको वापस भी लिया जा सकता है और उसके कोई विधिक परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी तरह विधिता मान्यता ये स्थायी मान्यता होती है, इसको वापस नहीं ले सकते। इस मान्यता के बाद विधिक परिणाम उस देश को प्राप्त होते हैं, जैसे कूटनीति, संबंध, संधि इत्यादि प्राप्त करना। रही बात इनके अंतर की, तो इनमें कोई अंतर नहीं है। अरनताजु मेडी के बाद में कहा कि दोनों मान्यताओं में कोई भी अंतर नहीं है, बस जो तथ्य मान्यता होती है उसमें राजनयिक संबंध स्थापित नहीं होती। धन्यवाद।